मेरी गुरु सेलिन फ्रॉस्टवुड कभी अजूर ऑर्किड सेक्ट की सबसे ठंडी, सबसे बेदाग और अमर सुंदरी थीं। लेकिन अपनी बंद कमरे की तपस्या के बाद वो बाहर निकली तो बिल्कुल एक छोटी सी डॉल जैसी बन चुकी थीं। तू कमीने चेले, एक बार मैं अपने असली रूप में आ जाऊं, फिर तुझे बताती हूँ। मेरी गुरु पिछले पूरे 3 महीनों से अपनी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की आखिरी स्टेज तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अरे इस एनर्जी में कुछ तो गड़बड़ है। गुरुजी आप कहाँ हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी आखिर कहाँ गई? गुरुजी आप मुझे इस हालत में देख रही हैं। मैंने 300 सालों तक ऐसी तपस्या की है कि पूरे जहान में मेरा कोई मुकाबला नहीं था, कभी कोई हरा नहीं पाया, और अब मैं सिर्फ 3 इंच की गुड़िया बन गई हूँ और मेरी सारी शक्तियां भी गायब हो चुकी हैं। हा हा हा, अरे वो रो रही हैं, मत रो, खबरदार जो रोई तो। क्या 300 साल की तपस्या बिल्कुल बेकार हो गई? गुरुजी प्लीज आप मत रोइए, मैं जानबूझकर नहीं हंस रहा था, सच कह रहा हूं। आप चाहें तो मुझे मार लीजिए, सजा दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस हाल में देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। कमीने, अब तो मैं बर्बाद हो गई। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है। मेरी गुरु वास्तव में इतनी प्यारी भी लग सकती हैं। तो आपका मतलब है कि उस तकनीक में कुछ लोचा हो गया था और अब आप छोटी हो गई हैं, तो आपकी शक्तियां भी सील हो गई हैं, बिल्कुल किसी आम बच्चे की तरह। इसका मतलब आप किसी भी पल वापस अपने पुराने रूप में आ सकती हैं। क्या इस तरह की बात कोई और आपके मुंह पर कह सकता है? शुक्र है कि कोई नहीं कह सकता, वरना अजूर ऑर्किड सेक्ट की नंबर 1 अमर सुंदरी के हथेली जितनी छोटी डॉल बन जाने की बात, पूरा कल्टीवेशन जगत ही हिल जाता। तो अब हम क्या करें? इस हालत में मुझे क्या पता कि क्या करना है। गुरुजी आप फिक्र मत कीजिए, आज से मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूं, 24 घंटे आपकी रक्षा करूंगा, एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। वाह, मेरी कुकिंग स्किल्स भी कमाल की हैं। गुरुजी खाने का टाइम हो गया है। मैं इस तरह नफरत से परोसा हुआ खाना हरगिज नहीं खाऊंगी। गुरुजी नखरे मत कीजिए, चुपचाप खा लीजिए। आप अभी एक छोटी बच्ची जैसी हैं, आपको ताकत की जरूरत है। कसम से सोचकर ही शर्म आती है कि मैं एक कल्टीवेटर हूं और आज अपने ही चेले के हाथों खाना खा रही हूं। वैसे स्वाद काफी अच्छा है। ओए आजकल तुझे क्या हो गया है? तू बार बार अपनी आस्तीन को देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है? लगता है अंदर कोई लड़की छुपा रखी है। खांसते हुए, बकवास मत कर, मैं तो बस ज्ञान की बातें सोच रहा हूं, तू नहीं समझेगा। हाँ, तुझे तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। अभी परसों ही मैंने तुझे अपनी आस्तीन से बात करते हुए सुना था, कह रहा था मुंह खोलो, एक बाइट और ले लो। ये किस ज्ञान की बात कर रहा है? खाने के लालच वाली? इस कमीने की नजरें इतनी तेज क्यों हैं भाई? सच बता, चक्कर क्या है? तू किसी को नहीं बताएगा ना? समझ गया समझ गया। भगवान जाने, धरती जाने, तू जाने और मैं जानूं, हमारी गुरुजी आजकल एक छोटा सा पालतू जानवर पाल रही हैं। पालतू जानवर? मुझे लगा कोई बहुत बड़ी मसालेदार गॉसिप होगी। आम पेट जैसा नहीं है, हथेली भर का है, लेकिन तेवर बड़े खतरनाक हैं। हमेशा कड़क चेहरा बनाकर रखती है, ऐसे जताती है जैसे बहुत सीरियस हो, पर असल में अंदर से बहुत डरपोक है। बिजली से डरती है, खाने में नखरे करती है, उसे तो बाकायदा मनाना पड़ता है तब जाकर खाती है। तू कमीने चेले, वहीं रुक जा। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, खुद को भी माफ कर दीजिए। आप मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगी। सोच नहीं सकता था कि मेरी वो बर्फ जैसी ठंडी गुरु इतनी प्यारी भी हो सकती हैं। रुको, ये हुलिया तो बिल्कुल एल्डर सेलिन से मिलता जुलता है। क्या मस्त टेक्सचर है, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी। दबाने में कितना मजा आ रहा है, जैसे हाथ में कोई माला फेर रहा हो, समझे? अरे तू ये क्या कर रहा है? अरे गुरुजी, मैं तो बस अपनी एक जूनियर बहन से बात कर रहा था। हा सच में, हा बिल्कुल। लेकिन मुझे अभी अभी याद आया कि मेरा एक जरूरी काम है, तो मैं पहले निकलता हूं। तो अपना ख्याल रखना, अगर जिंदा बचे तब तो फिर मुलाकात होगी। गुरुजी यकीन मानिए, मैंने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। चलिए ना मेरे साथ चोटी पर वापस। अरे बाप रे, क्या गुरुजी सच में गुस्सा हो गई हैं? गुरुजी आप वापस आ गई, कितनी स्पॉन्जी लग रही हैं। गुरुजी मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए, सच में सॉरी। मेरी जुबान ही बहुत फिसड्डी है, मैं ही सबसे बड़ा गधा हूं। क्या तेरी नजर में मैं सिर्फ खेलने और दबाने की एक गुड़िया बनकर रह गई हूं? तभी मुझे जाकर यह बात समझ आई। ये और कोई नहीं, सेलिन फ्रॉस्टवुड थी, वो गुरु जिनकी एक एक बात किसी पवित्र हकम जैसी और उनकी जिंदगी खुद में एक मिसाल थी। अजूर ऑर्किड सेक्ट की वो अनटचेबल और सबसे खूबसूरत अमर सुंदरी। ऐसी बात नहीं है गुरुजी, मुझे तो बस आप उस हाल में बड़ी क्यूट लगी थी। मेरा ऐसा कोई गलत मतलब नहीं था। आज से हमारा गुरु और चेले का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और मैं अजूर ऑर्किड सेक्ट का वो पहला चेला बन गया जिसे खुद उसकी गुरु ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अरे तूने सुना क्या? एल्डर सेलिन ने काइशवुड को सेक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या? वो तो उनका इकलौता चेला था ना। आखिर ऐसा कैसे हो गया? आखिर एल्डर सेलिन इतनी भयंकर गुस्सा क्यों हो गई? इस लड़के का तो गेम बच गया। यार मुझे माफ कर दे, सब मेरी ही गलती है। अगर मैं अपनी जुबान न चलाता। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी ही बकवास की वजह से हुआ है। काइशवुड, तुम्हारे लिए एक मिशन है। पीछे के पहाड़ों में ब्लैक विंड क्लिफ जाओ और वहां से स्पिरिट काउलिंग हर्ब यानी जड़ी बूटियां लेकर आओ। ब्लैक विंड क्लिफ में साल भर भयानक हवाएं चलती हैं और वहां खतरनाक टियर 2 विंड वुल्फ घूमते रहते हैं। वो जड़ी बूटियां एकदम सीधी खड़ी चट्टानों पर उगती हैं।
और ऐसा खतरनाक मिशन तो लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पूरी टीम के करने लायक होता है, और मैं तो अभी सिर्फ मिड स्टेज पर था। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। ये किसका हुक्म है? तूने किसका दिल दुखाया है? क्या तुझे पहले से पता नहीं है? वो वही है, वो मुझे अभी भी छोड़ना नहीं चाहता, या यूं कह लो वो इस बहाने मुझे इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटाना चाहता है। मेरे जिस्म का दर्द तो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो मेरे अंदर मचल रहा था। इस हालत में तो मैं एक भेड़िए का भी मुकाबला नहीं कर सकता था, और अगर 3 आ जाते तो मेरा राम नाम सत्य तय था। मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। मैं तो संभलने का मौका भी नहीं पा सका। ये अचानक क्या हो गया? किसी ने मेरी जान बचा ली। आखिरकार वो आ ही गई। वो मुझे इस हाल में मरता हुआ नहीं देख सकती थी। मैं तो बस अपनी खोई हुई चीज वापस लेने आई हूं। गुरुजी, आप भी ना बड़ी पगली हैं। कहती हैं कि रिश्ता टूट गया है, पर आपका दिल अभी भी आपके खिलाफ नहीं जा पाया। खुद अपनी हालत ठीक नहीं है, फिर भी मुझे बचाने चली आई। इस बार मैं अपनी जुबान बिल्कुल नहीं खोलूंगा, बस आप आराम कीजिए। वो नालायक अभी भी उसी पुरानी कचरा किताब को पढ़ रहा है। 3 दिन हो गए और अभी तक खत्म नहीं हुई। कछुए से भी ज्यादा सुस्त है। अगर मैं अपने पुराने शबाब में होती तो एक नजर में 10 लाइनें पढ़ लेती, और अब मुझे इसके एक पन्ना पलटने के लिए भी सदियों इंतजार करना पड़ता है। ये तो मेरे लिए टॉर्चर है। भाड़ में जाए, मैं खुद ही पन्ना पलटूंगी। दूसरों पर भरोसा करने से अच्छा है खुद पर भरोसा करो। मैंने कर दिखाया। मैंने खुद ही पन्ना पलट दिया। हालांकि इसमें मेरी काफी सारी एनर्जी खर्च हो गई। शाबाश गुरुजी, चलो भाई अपनी अपनी बाजी लगाओ। दोस्तों, प्रॉम्प्ट 67 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो किसी फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो इन सबको अनफॉलो मारो। दोबारा रीअपलोड नहीं करूंगा। प्लीज यार, ऐसे फेसबुक पेजेस को अनफॉलो करो। असली प्रॉम्प्ट 67 को सब्सक्राइब करो। सॉरी भाई। लगाओ अपनी बाजी। काइशवुड वर्सेस ओवेन का मुकाबला 10 का 1 का भाव चल रहा है। इसमें दांव लगाने जैसा है ही क्या? ओवेन तो अर्ली स्टेज गोल्डन कोर वाला है और काइश सिर्फ पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर है। सीधे सीधे पानी में पैसे बहाने वाली बात है। मैंने सुना है ओवेन लड़ाई के वक्त बहुत बेरहम हो जाता है। आज तो काइश की जमकर धुलाई होने वाली है। जूनियर काई, मैंने सुना है तेरी गुरु ने तुझे अपनी शरण से निकाल दिया है। वैसे बात भी सही है। भला एक मामूली कीड़ा एल्डर सेलिन की नजरों में कैसे टिक सकता था? मैं तो पहले से ही अर्ली स्टेज गोल्डन कोर पर हूं, जबकि तू वहीं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर अटका पड़ा है। इसलिए मैं तुझ पर अपनी ताकत का फायदा नहीं उठाऊंगा, वरना लोग कहेंगे कि मैंने बेईमानी से जीत हासिल की। जा, मैं तुझे पहले 3 फ्री वार करने का मौका देता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सीधे शुरू करते हैं। आज मैं भी देखूं कि इस तथाकथित गोल्डन कोर में कितना दम है। चूंकि तू खुद ही मौत को दावत दे रहा है, तो चल आज तुझे दिखाता हूं कि गोल्डन कोर और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में कितना बड़ा फर्क होता है। ये ले, कैसा लगा? हर मामले में मैं तुझसे मीलों आगे हूं, फिर भी एल्डर सेलिन के सामने तू ही वो मामूली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का चेला है जो सारा लाइमलाइट लूट ले जाता है। क्यों जूनियर काई, अब कैसा महसूस हो रहा है? अभी मन नहीं भरा? तुझे तो अक्ल ही नहीं है। मेरी ही चेले को नुकसान पहुंचाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू सचमुच मौत को दावत दे रहा है? क्या गुरुजी सच में इतनी खतरनाक हो सकती हैं? अरे एल्डर सेलाइन, उसने मेरे शिष्य के बारे में कहा। अरे तो एल्डर सेलाइन का इरादा कभी उसे असल में बाहर निकालने का था ही नहीं, वह सिर्फ उसकी रक्षा कर रही हैं। एल्डर सेलाइन टूर्नामेंट के नियम मास्टर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। इस वर्जित तकनीक का झटका मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक था। 9 गुना आत्मा को बांधने वाली जड़ी बूटी आत्मा को स्थिर कर सकती है, और यह अत्यधिक इन ऊर्जा वाली जगह पर उगती है। 10,000 राक्षसों की अथाह खाई, जो साधना की दुनिया के 3 वर्जित मैदानों में से एक है। वहां कदम रखने वाले दिव्य परिवर्तन वाले साधक को भी लगभग तय मौत का सामना करना पड़ता है। खाई को भूल जाओ, अगर यह नर्क की गहराइयों में भी होती तब भी मैं जाता। यह जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे मास्टर की रक्षा करनी होगी। मिल गई। एक प्राचीन राक्षस की आत्मा जो देर के चरण के दिव्य परिवर्तन के बराबर है, कितनी लुभावनी है। क्या सच में यही अंत है? कम से कम मुझे उनकी रक्षा करने दो। मास्टर जो भगवान का वध करते हैं, उनका वध किया जाएगा। एक ही वार में उन्होंने राक्षस की आत्मा को नष्ट कर दिया। आखिर मेरी मास्टर असल में कौन है? मेरी बची हुई ताकत काफी नहीं है। मास्टर इस वक्त अपनी ताकत से ज्यादा जोर लगा रही हैं। मुझे जल्दी से संप्रदाय में वापस जाकर उन्हें बचाना होगा। राक्षसी जीवों के लिए 9 गुना आत्मा को बांधने वाली जड़ी बूटी की महक अंधेरे में एक रोशनी की तरह है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। वाह, तुम कितने किस्मत वाले हो छोटे। खाई की गहराइयों में 9 गुना आत्मा को बांधने वाली जड़ी बूटी। नासेंट सोल का कोई साधक भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता, और तुम नींव स्थापित करने वाले एक छोटे से कीड़े ने इसे दिव्य परिवर्तन वाले राक्षस की आत्मा के मुंह से छीन लिया। तुम जानते हो कि मैंने अभी एक से चुराया है, और तुम अभी भी मुझे रोकने की हिम्मत रखते हो। खाई में गुजारा करने वाला एक आवारा नासेंट सोल साधक, जिसके हाथों पर खून और उसने जितना पानी पिया है उससे ज्यादा पाप है, वह दिव्य परिवर्तन वाले राक्षस की चंगुल से बच गया। तुम पहले से ही बुरी तरह घायल हो, है ना? हम तीनों, हम हिम्मत क्यों नहीं करेंगे? ये लो, जड़ी बूटी ले लो, मुझे जाने दो।
यह तुम्हारा हो गया है ना? हाँ हाँ, तुम्हें जाने दे। बच्चे, अपनी पहली परीक्षा पर ही संप्रदाय से बाहर आए हो, है ना? इस खाई में हम सब कुछ ले लेते हैं, माल भी और इंसान भी। तुम्हारी उस आस्तीन में जो भी है उसकी महक ताजा बनी अमर गोली जितनी शुद्ध है। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे महसूस नहीं कर सकता? उन्होंने मास्टर की महक पकड़ ली है। लगता है कोई सौदा नहीं होने वाला। तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है। यह रफ्तार बहुत तेज है। किसने कहा यह खत्म हो गया? मेरे पास अभी भी मेरी तलवार है। हमारे बीच दूरी बनाने का एक अच्छा मौका। आहा छोटे, कहाँ भागने की सोच रहे हो? अपनी जान यहीं छोड़ जाओ। यही है, यह है मास्टर जाग गई हैं। 3 आवारा नासेंट सोल साधक मेरे शिष्य पर घात लगाने की हिम्मत रखते हैं। गिरे हुए संतों का हॉल, यह नहीं हो सकता। भागो भागो। नहीं, कृपया, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मास्टर रुको, हम लगभग घर पहुंच गए हैं। सीनियर काई, जल्दी से एल्डर्स को खबर करो। रेनस्टोन गंभीर रूप से घायल है और बेहोश है। मास्टर, हम घर आ गए हैं। मास्टर, इस सपने का क्या मतलब है? मैं कहाँ हूं? ठीक है बच्चे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जिंदा बच गए। तुम्हारी कालकोठरी राक्षसी भ्रष्टाचार से लगभग बर्बाद हो चुकी थी। 7 नाड़ियां टूटी हुई हैं, 4 पसलियां टूटी हैं। अगर तुम्हारे अंदर शुद्ध और ठंडी ऊर्जा का एक धागा तुम्हारे हृदय की नाड़ी की रक्षा न कर रहा होता तो तुम अब तक लाश बन चुके होते। मास्टर कहाँ है? जिस मास्टर की तुम बात कर रहे हो, क्या वो एल्डर सेलाइन है? उन्होंने 3 महीने पहले मौत की समाधि की घोषणा की थी। वह संप्रदाय के मास्टर से भी नहीं मिलेंगी। तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? 3 महीने? मैं सिर्फ 2 महीने के लिए खाई में था। तुम 1.5 महीने तक बेहोश रहे थे। जब वे तुम्हें मिले थे तो तुम खून से लथपथ थे और अपनी छाती से 9 गुना आत्मा को बांधने वाली जड़ी बूटी कसकर पकड़े हुए थे। लाख कोशिश करने पर भी उसे छुड़ा नहीं पाए। मेरी दंतियन की आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर है। मेरी क्षतिग्रस्त नाड़ियों को ठीक करने वाली यह जानी पहचानी ठंडी ऊर्जा कहां से आ रही है? यह क्या है? चुप रहो, मुझे थोड़ा और सोने दो। मास्टर, वह मेरी चेतना के समुद्र के अंदर हैं। अपने खुद के रूप को बनाए रखने के लिए 2 हफ्ते। वह ठीक होने के लिए सीधे मेरी चेतना के समुद्र की गहराइयों में चली जाती। मैं समझ गया। संप्रदाय के मास्टर ने कहा था कि एक बार जब तुम जाग जाओ तो तुम्हें पीछे के पहाड़ों में उनसे मिलना चाहिए। तुम खाई में गए थे सेलाइन को बचाने के लिए। हाँ, सब कैसा रहा? मैं वापस आते आते लगभग बच ही गया था। जैसा कि मुझे शक था, दिव्य भ्रूण सचमुच उनके अंदर जाग रहा है। दिव्य भ्रूण? क्या तुम जानते हो मास्टर वैसी क्यों हो गई? 300 साल पहले मेरे अपने मास्टर को एक प्राचीन खंडहर में एक छोटी बच्ची मिली थी। वह शिशु 10,000 साल पुरानी रहस्यमय बर्फ के एक टुकड़े के अंदर सील था। उसके माथे पर एक सुनहरा निशान था। मेरे मास्टर ने बर्फ तोड़कर खोली और उसे अजूर ऑर्किड संप्रदाय के अंदर पालने के लिए ले आए। वह शिशु सेलाइन थी। मास्टर नश्वर नहीं है। सेलाइन 100 साल से भी कम समय में दिव्य परिवर्तन तक पहुंच गई। लेकिन सब जानते थे कि उनकी साधना की गति प्राकृतिक नहीं थी। यह साधना करने से ज्यादा जागने जैसा था, जब तक कि उन्होंने 3000 अवतारों की साधना शुरू नहीं की। वह कोई वर्जित तकनीक नहीं थी। यह उच्च लोकों का एक पवित्र ग्रंथ था। इसकी साधना कभी भी ज्यादा ताकत पाने के लिए नहीं थी। यह दिव्य भ्रूण को संघनित करने के लिए था। वही छोटा रूप जो तुमने देखा था। दिव्य भ्रूण उनका असली मूल है, जबकि वह शक्तिशाली शरीर जिसे वह हर दिन पहनती हैं वह महज एक बर्तन है। तकनीक में खराबी उसके मूल में थी। बर्तन दिव्य भ्रूण की जागने की गति को सहने में विफल रहा और टूटने लगा। तो मास्टर का छोटा रूप छोटा होना नहीं है, यह उनका असली रूप है। दिव्य भ्रूण के लिए 9 गुना आत्मा को बांधने वाली जड़ी बूटी कोई इलाज नहीं है, यह एक उत्प्रेरक है। इस वक्त जड़ी बूटी पहले से ही सेलाइन के असली शरीर में समा चुकी है। वह एक ऐसे बदलाव से गुजर रही है जो हड्डियों से लेकर उन्हें फिर से बना देगा। अगर यह सफल होता है तो वह पूरी तरह से अपने नश्वर रूप को त्याग देंगी और सच्ची दिव्यता की ओर बढ़ेंगी। लेकिन अगर यह विफल हो जाता है तो दिव्य भ्रूण नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, एक नासमझ प्राणी बन जाएगा जो केवल विनाश की इच्छा से चलेगा। जब ऐसा होगा तो न केवल अजूर ऑर्किड संप्रदाय गिरेगा, बल्कि पूरी साधना की दुनिया बर्बादी में डूब जाएगी। यह सफल होगा, इसे होना ही होगा। मास्टर रुको, मेरा सिर दर्द हो रहा है। वह आवाज, वही जो कभी मेरी हथेली पर सिसक सिसक कर रोई थी। वह छोटी बच्ची जो कमर पर हाथ रखकर मुझे जाहिल कह रही थी। वह दुनिया का अंत करने वाली गिरी हुई दिव्य हस्ती नहीं है, वह मेरी मास्टर है। वह जिसके लिए मैं 10,000 राक्षसों की खाई को सिर्फ बचाने के लिए दोबारा पार करूंगा। मैं तुम्हें एक गिरी हुई दिव्य हस्ती नहीं बनने दूंगा, भले ही इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं जानती हूं मूर्ख। सीनियर वार्ड, कुछ बहुत बुरा हुआ है। संप्रदाय में 3 युद्धपोत आए हैं। वे अजूर क्लाउड सैंटम से हैं। अजूर क्लाउड सैंटम इस दायरे की शीर्ष साधना शक्ति जो हमेशा बाकी सबको नीची नजर से देखती है। वे अचानक हमला क्यों करेंगे? उनका दावा है कि एल्डर सेलाइन ने एक राक्षसी वर्जित तकनीक की साधना की है और वे तांत्रिक मार्ग पर भटक गई हैं। वे मांग करते हैं कि हम एल्डर सेलाइन और 3000 अवतारों को तुरंत उनके हवाले कर दें, वरना वे अजूर ऑर्किड पर्वत को खून से नहला देंगे। अजूर क्लाउड सैंटम को 3000 अवतारों के बारे में कैसे से पता चल सकता है जब तक कि संप्रदाय के भीतर कोई गद्दार न हो? मुझे मास्टर के पास जाना होगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अजूर क्लाउड सैंटम के 3 वॉइड रिफाइनमेंट पावर हाउस यहां हैं। वहां जाना अब आत्महत्या है।
मास्टर अभी भी मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं यहाँ नहीं गिर सकता। तो तुम्हारे काई एशवुड नौजवान, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अजूर क्लाउड सैंटम के साथ नहीं हूँ। उनके अंदर का दिव्य भ्रूण नियंत्रण से बाहर हो रहा है। अगर दिव्य भ्रष्टाचार के निशानों को जल्द ही दबाया नहीं गया, अगरबत्ती जलने भर के समय में वह पूरी तरह से एक गिरी हुई दिव्य हस्ती बन जाएगी। जब 10,000 मील के दायरे में ऐसा होगा, घास का एक तिनका भी नहीं बचेगा। आप कौन है सीनियर? मेरा नाम वॉर्ड है। मैं कभी आपके मास्टर का सीनियर फेलो शिष्य था। 300 साल पहले सेलाइन एक और जूनियर बहन और मुझे पिछले संप्रदाय मास्टर ने खंडहरों से बचाया था। हम तीनों ही रहस्यमय बर्फ में सील किए गए छोड़े गए शिशु थे। 3000 अवतार जिनकी सेलाइन साधना करती है, मैं ही वह हूं जो इसे दिव्य जगत के खंडहरों से वापस लाया था। दिव्य जगत सेलेस्टियल वॉइड पैलेस द्वारा शासित एक उच्च लोक। सेलाइन कभी सेलेस्टियल वॉइड पैलेस की दिव्य कुमारी हुआ करती थीं। उन्हें बाद में फंसाया गया, बर्फ में बंधे पुनर्जन्म के लिए मजबूर किया गया और वे इस दुनिया में भाग आईं। यह भगवान को सील करने वाला खून है। सेलेस्टियल वॉइड पैलेस का एक वर्जित खजाना, इकलौती ऐसी चीज जो दिव्य भ्रष्टाचार के निशानों को दबा सकती है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने शरीर को एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल करना होगा। इस खून की एक बूंद को अपनी आत्मा में मिलाना होगा। फिर तुम दोनों के बीच पहले से बने बंधन के जरिए इसे सेलाइन तक पहुंचाना होगा। भगवान को सील करने वाला खून अत्यधिक शक्तिशाली है। नश्वर शरीर के लिए इसे संभालना। तुम्हारी साधना पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। उस दिन के बाद तुम कभी साधना नहीं कर पाओगे। इसे मुझे दो। क्या तुम पक्के हो? मैं पक्का हूं गुरुजी। गुरुजी, काई और पास मत आना। भाग जाओ, मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूं। मैं नहीं जाने वाला। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपका वही चेला हूं जिसे आपने पाला है गुरुजी। मैं आपसे कैसे बेगाना हो सकता हूं? तुमने वाकई कमाल कर दिखाया। चलो, कम से कम सीनियर वार्ड की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा। अरे नादान, तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने तुझसे वादा किया था। तू छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमजोर, मैं हमेशा तुझे बचाने के लिए खड़ा रहूंगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आसमान से भी क्यों न टकराना पड़े। मैं सब कुछ वापस ले आऊंगा। तुम जैसे छोटे मोटे सेक के लोग, मुझ जैसी हस्ती के सामने तुम लोग घुटनों पर क्यों नहीं झुक रहे? क्या मैं सीनियर से एक बात पूछ सकता हूं? कौन सी हवा आपको मेरे इस छोटे से पहाड़ पर ले आई? सैलाइन फ्रॉस्टवुड और वो शैतानी फॉरबिडन तकनीक मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी एज्योर ऑर्डिनेंट सेक का वजूद इस दुनिया से मिट जाएगा। सैलाइन हमारे सेक की एक सम्मानित एल्डर हैं और उनका चरित्र एकदम बेदाग है। उनकी हर हरकत ने हमेशा नेकी का रास्ता दिखाया है। फिर ये शैतानी रास्ते की बातें कहां से आ गईं? सीनियर, आप ये सब मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं और चाहते हैं कि मैं उन्हें आपके हवाले कर दूं। तो क्या ये आपकी कोरी कल्पना नहीं है? गुस्ताख लड़के, इतनी अकड़ मत दिखा। एज्योर ऑर्डिनेंट सेक के चेलों, मेरा हुक्म मानो। माउंटेन गार्डियन अरे बनाओ। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो एज्योर ऑर्डिनेंट सेक की हद पार करने की जुर्रत करे? तो तुम ही हो सैलाइन फ्रॉस्टवुड। मैंने सुना है कि तुम कोई शैतानी तकनीक साध रही हो और कुमार्ग पर निकल पड़ी हो। हमारा एज्योर क्लाउड सेंटम इस कल्टीवेशन दुनिया का लीडर है और सर्वोच्च शक्तियों के आदेश पर काम करता है। हम पर जिम्मेदारी है, निकल जाओ यहां से। अपनी किस्मत मत आजमाओ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन के साथ, और वो भी एक शैतानी तकनीक का इस्तेमाल करके। तुम भला अज्योर क्लाउड सेंटम के 3 वॉइड रिफाइनमेंट एल्डर्स का मुकाबला कैसे कर सकती हो? रुको, ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ताकत नहीं है। ये पहले से इतना ताकतवर कैसे हो गया? वो स्वॉर्ड एनर्जी। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी कल्टीवेटर ऐसी ताकत पैदा नहीं कर सकता। क्या ये पहले ही वॉइड रिफाइनमेंट तक पहुंच चुका है? एल्डर सैलाइन वाकई महान है। देखा तुमने? उन्हें एज्योर क्लाउड सेंटम से जरा भी डर नहीं लग रहा। मैं फिर से कह रहा हूं, या तो दफा हो जाओ या मारे जाओ। नौजवान, इतनी अकड़ मत दिखा। हम आज यहां हुक्म के गुलाम बनकर आए हैं। कल्टीवेशन अलायंस ने फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक तुम्हें 3 दिन के भीतर अलायंस के हेडक्वार्टर में पेश होकर पूछताछ का सामना करना होगा। अगर तुमने इस हुक्म की अवहेलना की तो समझ लो तुम पूरी कल्टीवेशन दुनिया के खिलाफ खड़े हो। कल्टीवेशन अलायंस? हाँ, इन सैकड़ों सालों में क्या मैंने कभी तुम्हारी इस अलायंस को ज्वाइन किया है? जब मैं तुम्हारी अलायंस का मेंबर ही नहीं हूं तो भला मैं तुम्हारी पूछताछ का जवाब क्यों दूं? तुम इल्जाम लगाते हो कि मैंने शैतानी तकनीक अपनाई है। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? अभी तुमने जो वार किया था वो साफ तौर पर एज्योर ऑर्डिनेंट सेक की कोई तकनीक नहीं थी। तो फिर ये किसी शैतानी किताब के अलावा और क्या हो सकता है? अरे नादान, वो नेकी और भलाई का रास्ता है। ये मेरी खुद की बनाई हुई तकनीक है। तुम्हारी समझ ही बहुत ओछी है। तो जो चीज तुम्हारी समझ में नहीं आती तुम उसे सीधे शैतानी रास्ता बता देते हो। क्या एज्योर क्लाउड सेंटम की आंखें इतनी अंधी हो चुकी हैं, या फिर तुम्हारा दिमाग ही पूरी तरह खराब हो गया है? चूंकि तुम बाज नहीं आओगे तो फिर यहीं अपनी मौत मरो। काई मेरे चेले, ध्यान से देखना। चलो तुम्हें एक आखिरी चाल सिखाती हूँ। गुरुजी, सिर्फ एक ही वार में, सिर्फ एक वार। यह तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन से भी बहुत आगे है। यह तो हम वॉइड रिफाइनमेंट एल्डर्स को भी पीछे छोड़ रहा है। पीछे हटो, फौरन पीछे हटो। इस औरत की ताकत हमारी सोच से बहुत परे है। फौरन भागो यहां से। हे भगवान, एल्डर सैलाइन आखिर कितनी ताकतवर हैं। मैंने सैकड़ों सालों तक कल्टीवेशन की है पर ऐसी ताकत कभी नहीं देखी।
एज्योर ऑर्डेंट सेक की जीत होगी, एज्योर ऑर्डेंट सेक की जीत होगी, एज्योर ऑर्डेंट सेक की जीत होगी। हमें किसी से डर नहीं लगता। गुरुजी वो सिर्फ खुद को संभाले रखने का दिखावा कर रही हैं। उनकी ताकत अभी तक पूरी तरह वापस नहीं आई है। इस हाथ ने कभी एक तलवार थामी थी, कभी अपने गुरु को हथेली पर उठाया था, कभी 10,000 राक्षसों की घाटी में खून का रास्ता चीरकर आगे बढ़ी थी, और आज पानी की बाल्टी उठाते वक्त भी कांप रहा है। इसे पियो। गुरुजी, यह कौन सी दवा है? यह तो एल्डरसन की बनाई हुई किसी भी दवा से 10 गुना ज्यादा कड़वी है। यह एक टॉनिक है। तुम्हारे अंदर बचा हुआ गॉड सीलिंग ब्लड का असर तुम्हारी नसों को अंदर से खा रहा है। अगर दवा छोड़ दी तो 3 साल भी जिंदा नहीं बचोगे। 3 साल। उस गॉड सीलिंग ब्लड ने मेरी जान बचाई थी, पर इसकी कीमत तुम्हारी जान से चुकानी होगी। मैं आपका यह कर्जदार रहूंगा। गुरुजी, रहने भी दीजिए। मैंने अपनी मर्जी से वो वार अपने ऊपर लिया था। 3 साल भी बहुत हैं। यह सौदा बिल्कुल सही है। तुम मरने वाले नहीं हो। मेरा कोई चेला इतनी घटिया मौत नहीं मरेगा। क्या गुरुजी के पास कोई उपाय है? एक बार जब डिवाइन एम्ब्रियो पूरी तरह जाग जाएगा तो मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट्स को फिर से जोड़ दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें जिंदा रहना होगा। अब चुपचाप बैठकर तलवारबाजी की प्रैक्टिस बंद करो। फिलहाल तुम्हारे शरीर में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है। ताकत जबरदस्ती आजमाओगे तो तुम्हारी नसें और जल्दी सूख जाएंगी। पर मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। तो फिर एक काम में मेरी मदद करो। उस गद्दार का पता लगाओ। एज्योर क्लाउड सेंटम को मेरे 3000 अवतारों के बारे में पहले से पता था। उन्हें मेरे एकांतवास के समय और मेरी बीमारी उभरने का वक्त भी पता था। अगर सेक के अंदर के ही किसी आदमी ने खबर लीक न की होती तो उन्हें एक एक पल का हिसाब कैसे पता चलता? वो इतनी जल्दी कभी नहीं पहुंच सकते थे। उसे ढूंढ निकालो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी बिल में छुपा हो। मैं उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी। वाह, हा हा हा। अरे हमारे महान हीरो का ही सुना है तुम्हारा कल्टीवेशन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। कौन सी हवा तुम्हें मेरे इस छोटे से कोने में ले आई? तुम्हें ब्लैक विंडक्लिफ किसने भेजा था? वो तो एक आम असाइनमेंट था। इस कागज पर पिछले 3 महीनों में हुई तुम्हारी और एज्योर क्लाउड सेंटम के एक बाहरी चेले की 7 गुप्त मुलाकातों का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज है। माना मेरा कल्टीवेशन बर्बाद हो गया है, पर मेरा दिमाग अभी ठीक है। ब्लैक विंडक्लिफ वाला मिशन आखिरी वक्त पर चुपके से तुमने ही सूची में डाला था। वो कभी रेगुलर असाइनमेंट की लिस्ट में था ही नहीं, और वो तीनों विंड वुल्फ्स भी कोई जंगली भेड़िए नहीं थे। किसी ने बीस्ट ल्यूरिंग इंसेंस का इस्तेमाल करके उन्हें दूर से खींचकर बुलाया था। तुम पहले से जानते थे कि मैं वहीं मारा जाऊंगा, या यूं कहें कि किसी ने यह पक्का किया था कि मैं बच न सकूं। अरे इतनी जल्दी क्या है, रुको और पूरी बात खत्म करो। मैं आपको नहीं बता सकता, इसके लिए मुझे मार डाला जाएगा। अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो तुम्हें इसी वक्त यही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सेक मास्टर को तुम्हारे बारे में पहले ही सब पता चल चुका है। हमें यहां भेजना ही तुम्हारे पास बचने का इकलौता मौका है। तो फिर आपको मेरी जान की गारंटी देनी होगी। जिसने यह हुक्म दिया था वो एल्डर केन है, लॉ एनफोर्समेंट हॉल के वही एल्डर केन। कौन सोच सकता था वो एज्योर क्लाउड सेंटम के सबसे गहरे जासूस निकले, जिन्हें उन्होंने एज्योर ऑर्चिड सेक के अंदर छिपा रखा था। एल्डर केन, हम कोई जल्दी नहीं है। केन ने इस सेक्टर में सदियों से अपनी जड़ें जमा रखी हैं। उसके साथ ही बहुत दूर तक फैले हैं। उस पर जल्दबाजी में हमला किया तो उसे सतर्क कर देंगे। तो फिर आप क्या सुझाव देती हैं? हम लंबा खेल खेलेंगे। उन्हें 3000 अवतार चाहिए, तो मैं उसे एक दे दूंगी। गोल्डन वॉल्ट पवेलियन से बोली और नीलामी की बात फैल गई। 3000 अवतारों की कॉपी का एक पन्ना गायब हो गया था। उस पन्ने पर दिव्य भ्रूण को संघनित करने का मुख्य मंत्र था। अगर केन वाकई गद्दार है तो वह यह मौका हाथ से नहीं जाने देगा। हमें बस पवेलियन में उसका इंतजार करना है। रुको नहीं, वो मंत्र चुराने नहीं आया, वो जासूसी करने आया है, या यूं कहो कि हमारा ध्यान भटकाने। असली मकसद कुछ और है। हमारा उल्लू बन गया है। उनका असली निशाना कभी वो मंत्र था ही नहीं। असली निशाना तो खुद मास्टर हैं। बाघ को पहाड़ से बाहर निकालने का एक झांसा है। गोल्डन वॉल्ट पवेलियन ने सारे बड़े योद्धाओं को दूर खींच लिया, जबकि एल्डर केन का असली वार प्रतिबंधित मैदान पर है। गड़बड़ है, कुछ तो पहले ही हो चुका है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। सेलेस्टियल वॉइड पैलेस से भागो मास्टर, काई भागो। तो तुम वही छोटे हो जो इसके लिए भगवान को सील करने वाला खून लेकर घूम रहा था। हटो, उन्हें छूने की हिम्मत भी मत करना। ओ, तो यह है दिव्य भ्रूण। काई भागो, मैं नहीं भाग रहा। सब खत्म। मुझे खुद से नफरत है। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मुझे पवेलियन जाने और बेकार का दिखावा करने पर खुद पर गुस्सा आ रहा है। मुझे इस बात से नफरत है कि मैं उनकी रक्षा तक नहीं कर पाया। क्या तुम यूं ही हार मान लोगे? तुमने खुद दिव्य भ्रूण को उठाने की हिम्मत की, अपनी साधना छोड़ने की हिम्मत की, फिर भी तुम अपनी आंखें खोलकर उन्हें दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तुम कौन हो? वह अभी मरा नहीं है, पर मौत के करीब जरूर है। क्या तुम उसे बचा सकते हो? मैं नहीं, पर तुम बचा सकते हो। अब मैं बस एक बर्बाद इंसान हूं। मेरी साधना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मैं उसे कैसे बचा सकता हूं? तुम्हें क्या लगता है भगवान को सील करने वाले खून ने तुम्हारी साधना बिना वजह बर्बाद की? ऐसा इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी नींव को फिर से तैयार कर रहा है। एक नश्वर शरीर जिसके भीतर दिव्य रक्त है, या तो मर जाता है या राख से पुनर्जन्म लेता है। तुम्हारा दांतियन नष्ट नहीं हुआ है, वह बस टूट गया है, फिर से बनाए जाने के इंतजार में।
तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ें सूखी नहीं हैं, उन्हें तपाया गया है पुनर्जन्म के इंतजार में। सवाल सिर्फ यह है कि क्या तुम उस आग को जलाने की हिम्मत रखते हो। मैं इसे कैसे जलाऊं? जाओ अपनी मास्टर को ढूंढो, उन्हें वापस लाओ। फिर अपनी इस जान की बाजी लगाकर उनके दिव्य भ्रूण की पूर्णता के बदले इसे सौंप दो। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। यह कौन सी जगह है? मास्टर, आप कहाँ हैं? मास्टर, मास्टर, यह कैसे हो सकता है? क्यों क्यों तुम रो रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं रो रहा। झूठे, मुझे जाना ही होगा। नहीं, दिव्य भ्रूण के टूटने को बदला नहीं जा सकता। जब तक साझा मूल और भाग्य से दिव्य भ्रूण से जुड़ा कोई आत्मा स्वेच्छा से इसमें विलीन न हो जाए, अपनी आत्मा को बंधन शक्ति के रूप में उपयोग करके टूटे हुए दिव्य भ्रूण को वापस जोड़ने के लिए साझा मूल, साझा भाग्य। मास्टर और मैं भगवान को सील करने वाले खून की वजह से हमारी आत्माएं पहले ही एक हो चुकी थीं। वो हमें साझा मूल बनाता है, साझा भाग्य भी। बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उनसे वादा किया था, अपनी आत्मा से मैं अपना खून जलाता हूं, अपने शरीर को लंगर के रूप में बांधता हूं और भ्रूण को फिर से मिलाने के लिए सार लौटाता हूं। मास्टर, आप वापस आ गई। तुम मूर्ख, फिर से कोई बेवकूफी भरी हरकत कर रहे हो। मास्टर, मैं इसे खुशी खुशी दोबारा करूंगा। मूर्ख शिष्य, बेकार मूर्ख, एक छोटा सा काम भी नहीं संभाल सका। तुम मेरे किस काम के हो? मेरे मालिक, मुझ पर दया करें। मैंने अपनी पूरी ताकत से सेलेस्टियल वॉइड पैलेस की सेवा की है। एक बेकार प्यादे को मर जाना चाहिए। अपने शिष्य को भी खत्म करने में असफल रहने के लिए खुद को दोष दो। एक दिव्य कोर पहले से ही बन रहा है नामुमकिन। वह सिर्फ एक पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा है। वह इतनी जल्दी दिव्य कोर को कैसे संघनित कर सकता है? वे दोनों चूहे वाकई बहुत तेजी से भागते हैं। मास्टर कहाँ? यह मास्टर के कक्ष हैं। अब मेरे शरीर में दर्द नहीं हो रहा है। यह कौन सी शक्ति है? मेरा दांतियन। रुको, यह चीज किसी भी सुनहरे कोर से बड़ी और चमकदार है। इससे निकलने वाली स्पंदन मुझे भी शांत कर देती हैं। तुम जाग गए। हम इतनी देर सोना? क्या तुम सुअर हो? भगवान को सील करने वाले खून ने तुम्हारी नींव को फिर से बना दिया है। तुम अब आम नश्वर नहीं रहे। तुम्हारी साधना लगभग स्वर्णिम कोर के अंतिम चरण के बराबर है। अंतिम चरण का स्वर्णिम कोर। लेकिन यह कोई आम स्वर्णिम कोर नहीं है। यह भगवान को सील करने वाले खून और मेरे दिव्य भ्रूण की शक्ति के मिलन से बना एक झूठा दिव्य दर्जा है। यह आपको आपके दायरे से कहीं ज्यादा ताकत देता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपने अब कदम रख दिया है वही रास्ता जो मेरा है। कौन सा रास्ता? भगवान बनने का रास्ता और खुद स्वर्ग के खिलाफ खड़े होने का रास्ता भी। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आपके लिए पूरी दुनिया के खिलाफ जा चुका हूं। बेशर्म। दिव्य भ्रूण एक बार सुधर जाने के बाद फिलहाल अपने दम पर मुझसे बहुत दूर नहीं भटक सकता। मजाक मत करो। लेकिन जब तक वह आपके 30 फीट के दायरे में है, वह स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। तो अब से उसे अपनी आस्तीन में समेटे रहो। मुझे पूरे दिन कान में ताने सुनने से बचा लो। वह मूर्ख काई ऐशवुड, वह क्यों नहीं जाग रहा? अगर वह मर गया तो मैं उसके कमरे के परखच्चे उड़ा दूंगी। मैं मरा नहीं हूं। हाँ, तुम मर चुके हो। तुम दोनों अभी भी उतने ही लापरवाह हो जितने पहले थे। एजूर क्लाउड सेंटम और सेलेस्टियल वॉइड पैलेस दोनों फिलहाल पीछे हट गए हैं, लेकिन वे इसे जाने नहीं देंगे। आगे असली तूफान है जिसका सामना हमें अभी भी करना है। मैं समझ गया मास्टर। तो आज से मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगी। मुझे क्या सिखाएंगी? भगवान बनना और भगवान होने से जीवित रहना। मास्टर, यह सेलेस्टियल वॉइड पैलेस आखिर है कैसा? सेलेस्टियल वॉइड पैलेस दिव्य जगत की सबसे पुरानी ताकतों में से एक, जो खुद को सभी दुनिया में व्यवस्था का रखवाला बताती है और निचली दुनिया से अनगिनत आरोही रास्तों की देखरेख करती हैं। 3000 साल पहले मैं सेलेस्टियल वॉइड पैलेस की दिव्य कुमारी थी। मुझे नीचे की नश्वर दुनिया के एक दायरे की देखरेख का काम सौंपा गया था। तभी मुझे पता चला कि महल के अंदर कोई चुपचाप नश्वर जीवों की दिव्य आत्माओं को चुरा रहा है और एक प्रतिबंधित गोली बनाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। मैंने राजकुमारी को इसकी सूचना देने की कोशिश की, लेकिन उसने सारा इल्जाम मुझ पर ही मढ़ दिया और कहा कि मैंने तांत्रिक मार्ग अपना लिया है। मुझे मजबूरन पुनर्जन्म लेना पड़ा और मैं इस दुनिया में भाग आई। तो क्या हम यहीं उनके आने का इंतजार करेंगे? नहीं, मैं दिव्य जगत में वापस जा रही हूँ। दिव्य भ्रूण पूरी तरह जाग चुका है। मेरा दिव्य दर्जा बनना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि मुझे ऊपर जाने का अधिकार फिर से मिल गया है। जब तक मैं दायरे की दीवार को तोड़ देती हूँ, मैं दिव्य जगत में वापस लौट सकती हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलिए मास्टर। मैंने आपको कभी पीछे छोड़ने का सोचा ही नहीं था, लेकिन उससे पहले हमें 2 काम करने होंगे। पहला, इस दीवार को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढो। दूसरा, अपनी साधना बढ़ाओ। तुम्हारी इस स्वर्णिम कोर वाली स्थिति में दिव्य जगत के ताव के अदृश्य वजन से तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। दूसरे चरण की दहलीज पर पहुंचने के लिए तुम्हें कम से कम वॉइड रिफाइनमेंट की चोटी पर पहुंचना होगा। 1 साल के भीतर मुझे तुम वॉइड रिफाइनमेंट तक पहुंचे हुए चाहिए, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए मेरे पास एक दिव्य तकनीक है। तुम्हें किसी आम साधक की तरह ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम असफल रहे तो तुम इसी निचली दुनिया में रहोगे। अगर तुम सफल हुए तो तुम मेरे साथ सेलेस्टियल वॉइड पैलेस पर धावा बोलोगे। जी हाँ मास्टर। है। अरे मास्टर, कृपया आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। अगर जल्दी तरक्की करनी है तो दर्द सहना पड़ेगा। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। हाँ, किस बात पर हंस रहे हो? उठो, आगे बढ़ो।
मास्टर, क्या आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? बिल्कुल नहीं। स्वर्गीय ताव को समझने के लिए, दिव्य परिवर्तन की शक्ति को पाने के लिए, दिव्य परिवर्तन से वॉइड रिफाइनमेंट तक जाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप महज आध्यात्मिक ताकत से पार कर लें। आपको ताव को समझना होगा। यह मेरा ताव है। क्या तुम इसे समझते हो? मैं समझ गया हूं। क्या समझे हो? रक्षा करने का ताव। तो यह है वॉइड रिफाइनमेंट की ताकत। यह नासमझ तो ताकतवर हो गया। मास्टर, मैंने कर दिखाया। बहुत खूब। मुझे तुम पर गर्व है। उस पल मैं समझ गया था कि हमारे बीच कुछ ऐसा बदल गया है जो कभी वापस नहीं आएगा। दीवार तोड़ने के लिए कम से कम 3 वॉइड रिफाइनमेंट साधकों का एक साथ होना जरूरी है। अब तुम वॉइड रिफाइनमेंट तक पहुंच चुके हो। मेरी ट्रिब्यूलेशन रिम को मिला भी लें तब भी यह पूरा नहीं पड़ेगा। एल्डरवॉर्ड भी ट्रिब्यूलेशन रिम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी दिव्य आत्मा का कोर क्षतिग्रस्त है। खुद को जबरदस्ती झोंकने से उनकी आत्मा पूरी तरह चकनाचूर हो सकती है। कोरबिन, मेरा सीनियर भाई, वो भी सेलेस्टियल वॉइड पैलेस का एक गद्दार है। 3000 साल पहले महल के उस षड्यंत्र में वही इकलौता था जो खड़ा हुआ और मेरे समर्थन में बोला था। इसी वजह से उसे महल से बाहर निकाल दिया गया और वह तांत्रिक मार्ग पर चला गया। इन 3000 वर्षों से वह दिव्य जगत और निचली दुनिया के बीच की खाई में भटक रहा है और अपनी खुद की ताकत बना रहा है। डस के शहर में घुसने की हिम्मत किसकी है? अजूर ऑर्किड संप्रदाय की सेलेन। अरे यह तो अमर सेलेन है। शहर के स्वामी को आपका इंतजार था। कृपया मेरे साथ आइए। सेलेन, 3000 साल, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आ ही गई। कोरबिन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो यह है तुम्हारा दिव्य भ्रूण। काफी प्यारा है। हम बोलो, क्या बात है? मैं दिव्य जगत में वापस जा रही हूं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें क्या लगता है दिव्य दर्जा हासिल करने से तुम सीधे सेलेस्टियल वॉइड पैलेस में कदम रख लोगे? राजकुमारी सेलेस्टियल सॉवरेन दायरे पर राज करती है। एल्डर्स हॉल के वो 12 पुराने राक्षस, तुम्हें पता भी नहीं वे क्या कर सकते हैं। मुझे पता है, तुम्हें पता है, और फिर भी तुम मौत के मुंह में जा रही हो। मैं मौत के मुंह में नहीं जा रही। मैं बदला लेने जा रही हूं। तुम आज भी वैसी ही हो जैसी हमेशा से थी। जिद्दी, लापरवाह, अपनी जान की परवाह न करने वाली। बस मुझे यह बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सील तोड़ दो, दायरे की दीवार खोल दो। हा हा हा, इन सालों में सचमुच तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि इसमें कितनी ताकत लगती है? आखिरी बार किसी ने यह कोशिश 3000 साल पहले की थी। उस बेवकूफ ने अपनी आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर लिए थे। मैं जानती हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं भाई। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमने मुझे अभी क्या कहा भाई? 3000 साल पहले मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया था। मैं गलत थी। वो शब्द भाई, यह 3000 साल की देरी से आया है। अरे तैयार हो जाओ, 3 दिन में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन यह बात याद रखना, अगर तुम दिव्य जगत में मारी गई तो मैं तुम्हारे दिव्य भ्रूण को तावीज बनाकर अपने बिस्तर के पास लटका दूंगा और हर दिन तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें कोसूंगा। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। हा हा हा, इस छोटी सी चीज का मिजाज भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही गर्म है। यह वो जगह है जहां इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा गाढ़ी है और जहां दायरे की दीवार सबसे कमजोर है। किसी भी वक्त मैं तैयार हूं मास्टर। तो फिर शुरू करते हैं। दीवार तोड़ दो, चलो जल्दी वापस आना। यह सेलेस्टियल वॉइड पैलेस के इलाके का सबसे आखिरी छोर है, स्टारफॉल रीच। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा है। उसके बाद महल को भाप लग जाएगी कि दीवार टूट चुकी है और वे जांच करने के लिए लोगों को भेजेंगे। महल में बहुत से लोग मेरा असली रूप जानते हैं, लेकिन कोई भी दिव्य भ्रूण के बारे में नहीं जानता। मैं उनका ध्यान भटकाने के लिए अपने असली रूप का इस्तेमाल करूंगा। जब वे भटके होंगे तब दिव्य भ्रूण तुम्हारे साथ चुपचाप अंदर घुस जाएगा। चुपके से उस दिव्य जेल में जाना जहां महल अपने सबसे खतरनाक कैदियों को रखता है। 3000 साल पहले मुझे फंसाए जाने का सबूत दिव्य जेल के सबसे निचले स्तर पर छिपा हुआ है। एक बार वह सबूत मिल जाए तो मैं सबके सामने सेलेस्टियल वॉइड पैलेस के काले कारनामे उजागर कर सकती हूँ और राजकुमारी तथा एल्डर्स हॉल को नीचे गिरा सकती हूँ। डस के शहर के एजेंट महल के अंदर छिपे हुए हैं। यह दिव्य जेल के पहरेदार का टोकन है। यह पहले 3 स्तरों के दरवाजे खोल देगा। उसके बाद तुम्हें खुद ही संभालना होगा। निशाना दिख गया, निशाना दिख गया। चलो, यहाँ पहरा बहुत सख्त है। हमें संभल कर चलना होगा। इसे पहन लो। आगे 3रे स्तर का आखिरी सिरा है। इसे खोलने के लिए दिव्य रक्त की जरूरत है। मैं महल से निकाला गया एक गद्दार हूं। मेरा खून दिव्य पहरे पहले ही ठुकरा चुके हैं। तो फिर हम क्या करें? पता चलता है कि असली रूपों से ज्यादा दिव्य भ्रूण का खून काम का है। जाहिर है मैं दिव्य आत्मा का सबसे शुद्ध सार हूं। उसके असली रूप की पवित्रता मेरे आसपास भी नहीं फटकती। हाँ, तुम सबसे महान हो। यह वही है एल्डर वोस। तो 3000 साल से महल यही सब करता आ रहा है। अमरता की गोली बनाने के लिए अनगिनत दुनिया की जिंदगियों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना। सेलेस्टियल वॉइड पैलेस, वह पवित्र स्थान जो सभी दुनिया में व्यवस्था की रक्षा करने का दावा करता है, हमेशा से ऐसा अमानवीय पाप करता आ रहा है। यह मास्टर द्वारा इस राज का पर्दाफाश करने की वजह से ही था कि उन्हें बारी बारी से फंसाया गया और एक भगोड़ा बना दिया गया। मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सेलेन का शिष्य, तांत्रिक कोरविन और वो मजेदार सा नन्हा दिव्य भ्रूण। चूंकि तुम आ गए हो तो बचकर नहीं जा पाओगे। कोरविन, काफी समय हो गया।
एल्डरवोस, और इस नन्हे को देखो। तुम्हारे अंदर का यह नकली दिव्य पद कितनी सफाई से गढ़ा गया है। अगर मैं तुम्हारी दिव्य आत्मा को अपनी भट्टी में झोंक दूं तो शायद 10,000 देवताओं की गोली का टॉप ग्रेड बैच तैयार हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी तो ट्रिब्यूलेशन रेलम के साधक से भी ज्यादा ताकतवर है। आज तुम सब मेरी भट्टी का ईंधन बनोगे। प्रिंसेस कहाँ है? ऐसी बात पर वो सामने नहीं आती। प्रिंसेस तो 300 साल पहले ही मर चुकी है। मैंने उसे खुद भेजा था वहां। सेलेस्टियल वॉइड पैलेस अब मेरी सुनता है। कमीने राक्षस, आज मैंने प्रिंसेस का बदला ले लिया। रुक जाओ। तो इसे कहते हैं असली दिव्य शक्ति। कॉर्वन, तुमने सचमुच ट्रिब्यूलेशन रेल्म की चोटी को छू लिया है। अफसोस कि तुम यूनिटी रेल्म तक नहीं पहुंच पाए। भला वो सेलेस्टियल सॉवरिन के सामने कैसे टिक सकता है? पर मैं सोच रहा हूं 3000 साल तक भागते भागते क्या तुम थक नहीं गए? चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें मौत का तोहफा देता हूं। समझो तुम्हें मुक्ति मिल गई। एल्डरवोस, अरे यह मत सोचो कि सिर्फ तुम ही सॉवरिन बन सकते हो। तुम एक मामूली नौसिखिए ट्रिब्यूलेशन ताकत के सिवा कुछ नहीं। भला तुमने असली दिव्य पद कैसे पा लिया? यह सब तुम्हारी ही बदौलत है। 3000 साल पहले तुमने मुझे फंसाकर आइस सील में कैद किया था। इन 3000 सालों में हर जन्म में मैंने 3000 अवतारों की साधना की है। हर एक आइस सील ने मेरी दिव्य आत्मा को और निखारा, इस नश्वर शरीर को जलाकर राख कर दिया। हर एक अशुद्ध टुकड़े को जला डाला। मेरे ऊपर जो दाग तुमने लगाए थे उन्हें तब तक जलाया जब तक मेरी दिव्य आत्मा पूरी तरह पवित्र और अखंड नहीं हो गई और मेरा दिव्य पद अपने आप बन गया। एल्डरवोस, क्या तुम गोली नहीं बनाना चाहते थे? लो, मैं आ गया। मैं ही तुम्हारी गोली हूं। देखते हैं तुम मुझे निगल पाते हो या नहीं। अब झेलो। यह नामुमकिन है। तुमने तो अभी अभी अपना दिव्य पद बनाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मेरा स्टार कोड ट्रिब्यूलेशन झेल सको, क्योंकि तुम्हारी ताकत चुराई हुई थी। तुमने अपनी गोलियां बनाने के लिए निचली दुनिया के लोगों की आत्माएं चूस ली थीं। उधार की ताकत, चाहे जितनी भी हो, अंदर से हमेशा खोखली होती है। मेरी ताकत एक एक कदम करके बनी है, लाशों के पहाड़ों और खून के समंदर से निकलकर। 3000 साल का कर्ज, आज उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। आह आह आह, मैंने 50,000 साल से ज्यादा साधना की है। भला मैं किसी छोटी सी लड़की से कैसे हार सकता हूं? क्योंकि तुमने जिसकी साधना की वो कभी असली ताऊ था ही नहीं। चुराई हुई चीज कभी तुम्हारी नहीं होती। हा हा हा, तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने से यह सब खत्म हो जाएगा? सेलेस्टियल वॉइड पैलेस के एल्डर्स हॉल में 12 एल्डर हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो बाकी 11 मिलकर दुनिया का अंत करने वाला एरे एक्टिवेट कर देंगे। वो तुम्हें और इस पूरे दिव्य संसार को तुम्हारे साथ तबाह कर देगा। आह, संभलो। आह, दूर हटो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर, आपने मुझसे कहा था कि अपना खुद का ताऊ ढूंढूं। मेरा ताऊ मेरे मास्टर हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि रक्षा करने वाला ताऊ कितना ताकतवर हो सकता है। काई, रुक जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम काई ऐशवुड रक्षा के ताऊ का आह्वान करता है और आसमान से फरियाद करता है। सेलेस्टियल वॉइड पैलेस के एल्डर वोस ने अनगिनत दुनियाओं से आत्माएं चुराई, पाबंदी वाली गोलियां बनाई और बेकसूर जीवों को बर्बाद किया। उसके पापों की सजा उसे 10,000 बार मौत मिलनी चाहिए। हा, निचली दुनिया का एक मामूली साधक टूटे हुए शरीर के साथ ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है, तो फिर देखते हैं कि जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता वो अपने प्यारे मास्टर के लिए बाजी कैसे पलटेगा। नहीं, यह नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? एल्डरवोस, तुम्हारा ट्रिब्यूलेशन आ गया है। नहीं काई, मास्टर, मेरा वो अंदाज कैसा था? बेवकूफ, आगे से कभी ऐसा मत करना। एक बार दुनिया का अंत करने वाला एरे पूरी तरह एक्टिवेट हो गया तो 10 लाख मील के दायरे में सब कुछ मिटकर शून्य हो जाएगा। हमें इस एरे का कोर तोड़ना होगा, पर इसका कोर स्टार रिवर के अंदर है, जहां 11 एल्डर्स ने अपनी दिव्य आत्माएं एक साथ इसमें मिला दी हैं। जब तक सारे 11 एक साथ ढेर नहीं होते ये एरे नहीं रुकेगा। सेलिन, तुमने एल्डर वोस को मारा है। तुम्हारा अपराध माफ नहीं किया जा सकता, चाहे तुम्हारे पास अपना खुद का दिव्य पद क्यों न हो। आज तुम्हें भी सेलेस्टियल वॉइड पैलेस के साथ ही दफना दिया जाएगा। तुम बूढ़े अवशेषों ने वोस के साथ मिलकर 3000 साल तक अनगिनत दुनियाओं को रौंदा है और अब तुम्हें दूसरों को दफनाने की बात करते हुए शर्म नहीं आती। खामोश मास्टर, अब सब आप पर है। तुम्हारे दिव्य पद से मुझे डर तो लगता है, पर इस हालत में तुम मेरे कितने वार झेल पाओगी? तो फिर पूरी ताकत से आजमा लो हेवंस ट्रूथ का आईना। तुम्हारे पास सेलेस्टियल वॉइड पैलेस की यह खजाने जैसी चीज कैसे आई? मेरे मास्टर ने मुझे यह मरते वक्त दिया था। उन्होंने कहा था अगर कभी ऐसा दिन आए कि सेलेस्टियल वॉइड पैलेस गलत रास्ते पर भटक जाए तो सच्चाई सामने लाने के लिए इस आईने का इस्तेमाल करना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दिव्य आग से उन अशुद्धियों को जलाकर राख कर दिया था। वो उन आत्माओं की आखिरी अधूरी ख्वाहिशें थीं जिन्हें तुमने छीना था। तुमने शायद उनकी दिव्य आत्माएं जला दी हों, पर उनकी नफरत को कभी नहीं जला पाए। हेवंस ट्रूथ का आईना साधना नहीं दिखाता, यह सिर्फ कर्म और उनके फल को दिखाता है। तुम सब पाप के दलदल में डूबे हो और फिर भी दुनिया का अंत करने वाला एरे एक्टिवेट करने की हिम्मत करते हो। हा भाई सेलिन, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें गर्व महसूस कराया? तुमने सिर्फ इतना ही नहीं किया, तुम सबसे बेहतरीन थे। जाने से पहले मेरे मास्टर ने कहा था कि सेलेस्टियल वॉइड आर्ट्स कभी ऐसे नहीं थे।
आज मैंने आखिरकार साबित कर दिया कि वो सही थे। एल्डर वॉर्ड, चैन से आराम करो। हम तुम्हारी तरह सेलेस्टियल वॉइड पैलेस की रक्षा करेंगे। हम इसे कभी दोबारा वो नहीं बनने देंगे जो यह बन गया था। मैं सेलिन सेलेस्टियल वॉइड पैलेस की असली उत्तराधिकारी होने के नाते हमारे पूर्वजों को गवाह मानती हूँ। आज से यह पैलेस पाबंदी वाली गोली कला को खत्म करता है, चुराई गई आत्माएं हर दुनिया को वापस लौटाता है और आरोहण के असली नियम बहाल करता है। अगर यह कसम कभी टूटी तो मेरा दिव्य पद चकनाचूर हो जाए और मैं हमेशा के लिए खो जाऊं। अब तुम वाइस प्रिंसेस हो, संभालो इसे। मैंने तो बस एल्डर वॉर्ड से मदद का वादा किया था। तुमने जरा भी देर नहीं लगाई है ना? मुझे परवाह नहीं, मैं ब्रेक ले रही हूँ। अभी अभी प्रिंसेस बनी हो और अभी से ब्रेक ले रही हो, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ओह आह, मैं समझ गई। सेलिन हनीमून पर जाने की तैयारी है क्या? कॉर्वन से एक शब्द और कहा तो स्टार रिवर की पहरेदारी पर भेज दूंगी। ठीक है, एक शब्द नहीं बोलूंगा। और वाइस प्रिंसेस को प्रिंसेस के साथ मजाक करने का हक नहीं है। जाओ, मैंने यहां संभाल लिया है सब। अपना मजाक करने के बाद मिलने जरूर आना। आखिरकार सेलेस्टियल वॉइड पैलेस तुम्हारा घर ही है। ओस्मैंथस केक। चलो ठीक है मास्टर। एक बात है जो मैं बहुत दिनों से दिल में दबाए बैठा था। कह दो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम इतनी हिम्मत है मुझ में। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरी नसों में भगवान का हीलिंग खून है। मैं नश्वर शरीर के साथ आसमान को चुनौती दे सकता हूं। बस एक ही बात की हिम्मत नहीं थी कि इसे और दिल में रखूं और तुम्हें अपने दिल की बात बताने का मौका गुआ बैठूं। अरे बेवकूफ, अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। अब कभी जुदा नहीं होंगे। पक्की कसम। अब कभी अलग नहीं होंगे। काई, अंदर आओ और खाना बाहर लाओ। आ रहा हूं। खाना बनाते वक्त तुम सबसे खूबसूरत लगती हो। बड़ी मीठी मीठी बातें करती हो। चलो जाओ, खाना बाहर लेकर आओ और शराब गर्म करो। जैसी आपकी मर्जी मेरी जान। अपने हाथ से खिलाओगी क्या? हाँ, बिल्कुल। ये लो, सिर पर चढ़ा रखा है इसे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलिन, कोई अफसोस है सेलेस्टियल वॉइड पैलेस की प्रिंसेस का ताज छोड़ने का? दिव्य संसार की सबसे बड़ी ताकत छोड़कर इस छोटी सी जगह पर मेरे साथ बसने का, रोज खाना पकाने और बच्चे की परवरिश करने का। जब मैं पत्थर दिल वाला ताऊ साधना करता था तब मुझे लगता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी चोटी पर खड़े होकर नीचे दुनिया को देखना है। अब मैं समझ गया हूं, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो अंगूर की बेल के नीचे अपने के साथ बैठकर खाना खाना है। मजे में किसी का आपके पीछे भागना और वो छोटा सा नन्हा सा जीव जो आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। आपकी आस्तीन में दुबक कर कितनी गहरी और प्यारी नींद सो रहा है। यह किसी भी ताकत से बढ़कर है। मीठी मीठी कैंडी हॉथॉर्न, चमकती हुई कैंडी हॉथॉर्न ले लो भाई, कोई तो खरीदो। चलो इसी बहाने शहर में थोड़ा घूम कर आते हैं। आज सूरज ढलने का नजारा बहुत सुंदर होगा। चलो, यह आफत बना दिव्य धनुष संभालना इतना मुश्किल क्यों है? इस तरह का दबाव, यह तो सचमुच मास्टर के खुद के सेलेस्टियल सोवरिंग दिव्य दर्जे से भी आगे निकल गया है। यह ताकत इस दुनिया से परे की है। मैं पूछ सकता हूं कि आप यहाँ वरिष्ठों के पास किस लिए आए हैं? यह छोटी सी दुनिया असल में काफी दिलचस्प है। भाई लिन, क्या आपकी पत्नी इस दुनिया में है? क्या इस जन्म में उसका नाम सेलाइन है? सोचिए जरा, उसने इस दुनिया में भी दिव्य दर्जा हासिल कर लिया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा वो दुनिया बदलने वाला यंत्र प्रकृति के नियम के खिलाफ है। एक बार नियम तोड़ा कि सब कुछ उल्टा बहने लगता है। बिल्कुल ऐसे इस छोटी सी दुनिया में सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, यहां तक कि तुम्हारी खुद की विभाजित आत्मा ने भी अपनी खुद की चेतना जगा ली है। भाई लिन, मैं अब तक अनगिनत आसमानों की यात्रा कर चुका हूं। इस विभाजित आत्मा की उम्र अब बस खत्म होने ही वाली है। वक्त आने पर मैं इसे खुद लेने आऊंगा। वैसे मुझे अभी भी उत्सुकता है चेन द्वारा बताए गए उस प्राचीन मानव अवशेष को लेकर। यह किस दुनिया में है? इस खास जगह पर तो मैं जाने वाला नहीं। अगर आप इसे ढूंढने की जिद करते हैं भाई लिन, तो मुझे डर है कि मुझे पीछे हटना पड़ेगा। अब बात घुमाना बंद करो। क्या तुम उस शख्स का नाम जानते हो? यह लंबी कहानी है। एक बार बस थोड़े समय के लिए मेरा उससे सामना हुआ था। उसका नाम रोवनवेल था। मैं कभी चीखा करता था, धीरे धीरे मैं चुप हो गया। मैं कभी रोया करता था, धीरे धीरे मेरे आंसू सूख गए। मैं कभी दुखी हुआ करता था, धीरे धीरे मैंने सब कुछ सहना सीख लिया। मैं कभी खुशी महसूस किया करता था, धीरे धीरे मैंने इस दुनिया से नाता तोड़ लिया। और अब बस एक बेरंग चेहरा बचा है। मेरी निगाहें पत्थर जैसी सख्त हो गई हैं और मेरे दिल में सिर्फ सहन शक्ति बाकी है। यही तो मैं हूं, एक छोटा सा आम इंसान। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।